हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आसिफ और आज के इस इरिगेशन की क्लास में हम पिछले टॉपिक को कंटिन्यू बढ़ाते हुए बात करेंगे। जो हम बात कर रहे थे अर्थ डैम्स के ताल्लुक से, तो जो अर्थ जो डैम्स होते हैं उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में आज बेसिकली हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर इनकी जो मेरिट की अगर हम बात करें तो पहला तो पॉइंट है कि इनकी जो कंस्ट्रक्शन है और जो प्रोसीजर है वो काफ़ी इजी रहता है, और जो मशीनरी वगैरह है और इतनी ज़्यादा बेसिकली इसमें ज़्यादा इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो निर्माण है सरल है और कम समय में पूरा किया जा सकता है। और ऐसे ही जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, मुख्य निर्माण सामग्री जैसे मिट्टी, बालू, ग्रेवल, पत्थर के भाटे बांध स्थल पर ही उपलब्ध हो जाते हैं। अतः निर्माण सामग्री के लिए बाहर हमें डिपेंड रहना नहीं पड़ता, बाहर से मंगाना नहीं पड़ती, क्योंकि अर्थ डैम तभी कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जब ये हम इंश्योर कर लेते हैं कि जो क्वांटिटी है अर्थ की, इतनी क्वांटिटी में वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। और जो पहला है कि जब घाटी कम गहरी व अधिक चौड़ी हो, बेसिकली आप जानते हैं कि जो डैम कंस्ट्रक्ट जो किया जाता है वो एक्चुअली एक घाटी टाइप की ही वो शक्लें होती हैं, जिनमें से जो नदियाँ होकर जब गुजरती हैं तो वो एक्चुअली वो शेप जो जो शेप वो एक्वायर्ड करती हैं वो बेसिकली घाटी नुमा ही शेप होती है। तो इसलिए उसको घाटी बेसिकली जब दो जो जब पहाड़ होते हैं तो उनके बीच का जो एक एरिया होता है, उनके बीच का एरिया, तो उसको बेसिकली घाटी हम बोलते हैं। तो देखें अब क्या है, इसके लिए नींव का अभिकल्पन, जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था, इसकी जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन है तो वही बोल रहे हैं कि इसके लिए नींव का अभिकल्पन निर्माण सरल है। बांध निर्माण में विशेष निर्माण उपकरणों व यंत्रों तथा कुशल कारीगरों की आवश्यकता नहीं कम पड़ती है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, जो एक्चुअली जो डैम होते हैं जैसे कंक्रीट ग्रेविटी डैम के बारे में बात करें या फिर रॉकफिल डैम के बारे में बात करें, तो इसमें जो स्किल और जो इंजीनियरिंग जो लगती है वो काफ़ी हाई स्किल, इसमें पर्सनल्स की ज़रूरत होती है, पर्सनल मैन पावर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जब बात इसकी अर्थ डैम की आती है तो ऐसे कोई ज़्यादा मतलब कुछ लोग ही इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कुछ स्किल्ड लोग ही इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके मेरिट के, वो है कि इसकी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो काफ़ी इजी रहती है, और भविष्य में यदि बांध की ऊंचाई बढ़ाना हो तो वो इजीली बढ़ाई जा सकती है। अब देखें, अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। ये बेसिकली एक टेम्परेरी टाइप का, ये कोई ज़्यादा स्टेबल पोजीशन इसकी होती नहीं है, क्योंकि जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो वाटर प्रेशर से, अगर हाई वाटर प्रेशर जब भी उस घाटी में या फिर उस वैली में जहाँ पे ये डैम कंस्ट्रक्ट है, जब हाई प्रेशर के साथ वाटर अमाउंट
आता है तो इस तरह का जो फेलियर ऑफ डैम्स है ये काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि वो स्ट्रक्चर फेल कर जाए। लेकिन बाढ़ के पानी के ऊपर से निकल जाने पर ये बांध देखते ही देखते नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मटेरियल हम यूज़ नहीं करते कि जो बहुत ज़्यादा फर्म हो। सॉइल वगैरह बेसिकली इसमें परवियस और इम्परवियस टाइप की जो सॉइल्स होती हैं उनका ही खेल रहता है। लेकिन जब जो वाटर अगर इनके ऊपर से जब गुजर जाता है तो वो इनको अपने साथ ही बहा के ले जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि बाढ़ के पानी के ऊपर निकल जाने पर बांध देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। इसके विफल होने के लक्षण स्पष्ट नहीं है। अधिकतर बांध बिना चेतावनी दे ही वे फेल हो जाते हैं, जिससे निचले क्षेत्रों में भयानक बाढ़ आ जाती है और जनमाली हानि होती है। कहने का मतलब विकास ये है कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, तो जैसे कि हम जो आरसीसी कंक्रीट यूज़ करते हैं तो उसमें जो स्टील रेनफोर्समेंट है उसमें एक फीचर होता है डक्टिलिटी का। तो वो डक्टिलिटी होता क्या है एक्चुअली कि वो उसकी बैंड होने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन तो जब कोई आरसीसी मेंबर फेल करने के लिए होता है, फेल करने वाला होता है, तो वो अचानक ही फेल नहीं करता। उससे पहले वो उसकी जो रेनफोर्समेंट की वजह से पहले कुछ शो करता है, कुछ अपनी कुछ डक्टिलिटी वगैरह शो करता है, बैंड होगा, अचानक से डाउन नहीं होता। लेकिन इस मामले में क्या है, क्योंकि ये जो अर्थ है वो इसमें इस तरह का कोई फीचर नहीं होता, तो जो फेल जब होता है तो वो कोई ऐसी निशानी नहीं देखता, मतलब पता नहीं लगता कि जो स्ट्रक्चर जो फेल होने वाला है, तो हम कुछ प्रिकॉशन उसको पहले से ले रखें। जिसके नतीजे में होता क्या है, जब अचानक से जब अर्थन डैम्स फेल करते हैं तो वहाँ की जो पॉपुलेशन वगैरह होती है, क्योंकि फिर जो वाटर की जो अमाउंट है, बेतहाशा पानी उस तरफ जाने लगता है और जिससे उसके आसपास की जो बस्तियां हैं वो काफ़ी मुतासर होती हैं। तो कहने का मतलब ये था कि इसकी गहराई, इसकी लगातार देखभाल करना पड़ती है, विशेष तौर पर बाढ़ों के समय में, क्योंकि ये बड़ा ही नाजुक सा ये मामला है इसका। तो जो मेंटेनेंस वगैरह है, काफ़ी इसकी हमें मेंटेनेंस वगैरह का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखें जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्पिलवे उत्पिलाव। स्पिलवे बांध के अंदर नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए अलग से स्थान। स्पिलवे गाइस एक्चुअली जो डैम्स होते हैं उनके बीच में से कुछ हम पासेस गुजार देते हैं और इन्हीं पासेस को हम नाम देते हैं स्पिलवे का। तो जब वहाँ पे स्पिलवे एक्चुअली काम क्या करते हैं, जब वाटर अमाउंट ज़्यादा होने लगता है तो हम पानी को उनसे रिलीज़ करते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन इस तरह के डैम्स में इस तरह की कोई इंतज़ाम होते नहीं, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो जो प्रेशर है वाटर का, वो प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से जो अर्थन डैम्स हैं वो फेलियर करने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो स्पिलवे ही के बारे में रहेगा। अब गाइस ये कंपैरिजन दिया जो ग्रेविटी डैम है और जो अर्थन डैम्स हैं उनका कंपैरिजन कि डिफरेंट अगर पहलुओं के हिसाब से बात करें तो कौन कितना ज़्यादा प्लस पॉइंट रखता है। सपोज अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह और या फिर जो कॉस्ट इफेक्ट वगैरह के लिहाज से अगर हम बात करें तो ग्रेविटी डैम की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, कई हज़ार करोड़ों में, और मीन्स कई वो काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन अर्थन डैम्स इतना कॉस्टली नहीं होता। लेकिन जब स्ट्रेंथ की या फिर ड्यूरेबिलिटी की जब बात आती है तो जो ग्रेविटी जो डैम होते हैं
उनकी जो सर्वाइवल करने की जो कैपेसिटी है या ड्यूरेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। और अब जो टॉपिक है गाइस वो है हमारा स्पिलवे। स्पिलवे एक्चुअली क्या चीज़ होती है, चलें पहले मैं ज़रा आपको एक फिगर दिखाता हूँ, उसमें आप उसे देख के आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कर पाएंगे कि किस बारे में। ये आप देखें, ये गाइस कुछ जो डैम्स होता है, प्रॉपर डैम, ये उसके कुछ जो डिटेल्स है और कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पासेज हैं, जैसे हमने बात कर रहे थे कि ये जो पासेज है जिनसे हम जब देखते हैं कि वाटर प्रेशर वगैरह कई फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम वाटर को रिलीज़ करते हैं, तो ये जो गेट्स होते हैं इन्हीं को स्पिलवे बोलते हैं। और देखें, और जो एक ये जो टाइप है, और उसके पीछे का जो पोर्शन होता है, जब कोई डैम वगैरह, तो उसके पीछे का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिजर्वोयर्स बोलते हैं। जैसे कि ये सारा रिजर्वोयर है जो हमारे डिफरेंट काम में आता है, इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ये चीज़ हो गई, ये डाउन स्ट्रीम है जिस तरफ पानी जाने वाला है, और ये लाइनिंग की हुई है हमने इस हिस्से में, ताकि जो इरोजन है पानी की वजह से, जो मृदा का जो कटाव है उसको हम रोक सकें। तो गाइस अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि स्पिलवे जब हम पढ़ेंगे तो किस बारे में बात होगी। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। नेसेसिटी एंड लोकेशन की सबसे पहला पॉइंट है वो है कि स्पिलवे की हमें ज़रूरत क्यों रहती है। देखिए, जलाशय के पूर्ण जल तल तक भर जाने पर इसके अतिरिक्त पानी, जिसकी वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं होती, को निकालने के लिए जो विशेष आउटलेट बनाए जाते हैं उसे स्पिलवे कहते हैं। स्पिलवे मुख्य बांध में इसके पार्श्व तथा उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध होते हैं। गाइस तो ये सब थ्योरी लिखी हुई है, जो सारा जो आप पढ़ सकते हैं कि क्या ज़रूरत है इसकी, सेफ्टी वाल की, जो स्पिलवे की जो ज़रूरत है वो क्यों होती है, ये समझने आप वाटर के रेगुलेशन के लिए, और वाटर कब रिलीज़ करना है, कब रोकना है, तो ये सारी चीज़ें जो ऑपरेट की जाती है वो स्पिलवे के ही थ्रू, जब हम उनके गेट के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं बेसिकली। अब ये गाइस, ये कुछ टाइप दिए हुए हैं स्पिलवे के: साइड चैनल स्पिलवे, सैडल स्पिलवे, टनल स्पिलवे। आप इनको पढ़ लीजिएगा। सैडल स्पिलवे का एक फिगर दिया हुआ है, और एक ये दिया हुआ है पार्श्व चैनल स्पिलवे, जो हम नीचे से उसको गुजार रहे हैं। तो अब गाइस ये जो इस यूनिट को अब हम ख़त्म करेंगे। हाँ, ये लगभग ख़त्म ही है। तो
इसके साथ मैं एक एनिमेशन वीडियो लगा दूंगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि जो अर्थ की उससे उससे जो एक्सकेवेशन से लेके मिट्टी की खुदाई से लेके जो सुपर स्ट्रक्चर का जो काम होता है डैम को बनाने के लिए, वो किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और इस स्पिलवे को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। Welcome to the dam site of the Bajoli Holi Hydroelectric Project. The dam is situated across the Ravi river near village Bajoli in Himachal Pradesh. Here we can see the terrain and location of the dam. Let us take you through the process of constructing the dam. Before the construction begins, the river flow needs to be diverted to make excavation and construction activities possible at the dam location. This is done by diverting the river water through a diversion tunnel that bypasses the dam location. Excavation inside the diversion tunnel is carried out by drill blasting using a 2-boom hydraulic drill. The excavated material is stored near either end of the tunnel. The diversion tunnel is excavated from both the upstream as well as the downstream ends, gradually progressing towards each other. Simultaneous to river diversion, excavation for dam abutment, both in soil and rock, is taken up. Excavation is carried out with a small excavator and 1-boom hydraulic drill. The abutment slopes are excavated in stages until the river water level is reached. The excavated material is stored on either bank for further use in coffer dam construction. The excavated slopes are stabilized by installing rock anchors and spraying shotcrete. Upstream and downstream closure dikes are constructed using the excavated material by the end-on method. Dikes divert the river flow through the diversion tunnel at upstream and prevent the downstream water going back to the dam site. Upstream and downstream coffer dams are then constructed using the material excavated from the abutment slopes and the diversion tunnel. Water between the coffer dams is pumped out to expose the river bed. Further excavation is now carried out up to the dam foundation level. Simultaneously, tower cranes, batching plant, wet belts and other construction facilities are erected at appropriate locations. Let us now understand in detail the trajectory of material movement involved in the process of building the dam structure.
dumper trucks travel via an approach road to the aggregate silos and dump the crushed aggregates in the respective silos. A conveyor carries aggregates from the silos, one size of aggregates at a time, to the rotary feeder. The rotary feeder mechanism directs the aggregates flow to the respective conveyors and subsequently to the hoppers in the wet belt system. Hereon, all the facilities are covered and insulated to avoid heat loss. The conveyors carrying aggregates of size 10 mm and sand pass through a chilled air blast, while larger aggregates pass through wet belts with chilled water spray with temperature of 2 degrees centigrade. To allow the extended time of travel for the aggregates in the wet belt, the conveyors move at a much lower speed. The temperature inside the wet belts is maintained at 4 degrees centigrade. Water from the cooled aggregates is removed by passing it through the dewatering rotating screen at the other end of the wet belt. Aggregates thus cooled are then carried via a closed conveyor and stored in pre-cooled storage bins. A strike plate mechanism installed over the conveyor directs the aggregates to fall in appropriate storage bins. Aggregates from pre-cooled storage bins are now carried via a closed conveyor to the batching plant weighing mechanism and further for mixing. At the batching plant, aggregates are mixed with cement coming from the cement silos and chilled water in the required proportions to make a concrete mix of the desired consistency. The concrete thus made is transferred into the concrete bucket placed on a truck that carries it to the dam location. The crane keeps down an empty bucket, picks up the loaded one and delivers the concrete to the desired location of the concrete fill that is demarcated by steel shuttering. A concrete vibrator is used to ensure that the pour is even and free of air bubbles. Concrete is placed in layers of about 300 mm thickness along the block width in a 3-meter layer at a time so that cold joints during placement are avoided. With slabs spanning the width of the dam, the entire structure is eventually built. Temporary structures like dikes and cofferdams at upstream get submerged underwater, while the downstream structures are removed after completion of the structure. What we see now is the completed dam.